फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 अप्रैल 2024 के 3 प्रमुख समाचारों और उससे जुड़े 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे या देखेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला समाचार है वह इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है प्रोफेसर सी राजमोहन। उन्होंने उनका आर्टिकल जो भी रहता है अमूमन जो है वो कूटनीतिक या राजनयिक या जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है उससे जुड़ा रहता है। उसी को जो कच्चा तीबू द्वीप विवाद हुआ है उसके संदर्भ में उन्होंने बताया है कि कैसे भारत का जो कूटनीतिक परिदृश्य है या राजनयिक परिदृश्य है वह कच्चा तीबू के परे यानी वो पूरे भारत के राजनयिक परिदृश्य को दिखा रहे हैं, जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन या भू राजनीतिक परिदृश्य को दिखा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कैसे द्वीप महत्वपूर्ण हो रहे हैं और कौन कौन से नए क्षेत्र भारत के राजनय के नए नए शब्दावली या महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहे हैं। उस पर उन्होंने एक लेख लिखा है, इसको हम उस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, जिससे हमारे भारतीय जो है कूटनीति को समझने में सरलता होगी। दूसरा जो लेख है वह है कि अभी आपको कि कल जो है बुधवार को सुबह सुबह ही ताइवान में 25 वर्षों में सबसे तगड़ा भूकंप आया है। ताइवान अथॉरिटी का कहना है कि 7.2 रिक्टर स्केल पे है, मैग्नीट्यूड तीव्रता का है, लेकिन अमेरिकी संस्था का कहना है कि 7.4 है और ये काफ़ी कह सकते हो कि तीव्र भूकंप है, जिसके कारण वहाँ पे जो है 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है उसमें चोटें आई है, 8-9-10 लोग घायल भी हुए हैं। और देखा जाए तो ताइवान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ताइवान जो है वो फेमस रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित है। तो इसको हम समझेंगे कि ताइवान में भूकंप क्यों आते हैं या भूकंप क्यों आते हैं, रिंग ऑफ फायर क्या है, ये सारे पहलू को हम इसके जरिए समझेंगे। जो तीसरा समाचार है वह एक भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार जो है, चीफ वैज्ञानिक सलाहकार, और जो NPCIL है ना, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगम, उन दोनों के जो है सहयोग से IIM अहमदाबाद या भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है और एक विकसित देश बनने के लिए अर्थव्यवस्था का एक विकसित स्तर चाहिए होगा। उसको लेकर जो ऊर्जा ट्रांजिशन है यानी ऊर्जा को जो जरूरत है वह, और जो साथ ही में हमने 2070 तक के लिए नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, इन दोनों के लिए जो है क्या रास्ते हो सकते हैं, इसको लेकर इस रिपोर्ट ने माना है कि परमाणु ऊर्जा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ठीक है, तो इन्हीं 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही इन्हीं से जुड़े हुए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनको हम आपको बता देंगे। इनका आंसर हर बार की तरह आपको ही ढूंढना रहता है, हालांकि PDF में इसका जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसमें इसके आंसर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कच्चा तीबू द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, पाक स्टेट में, और ये अभी हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति के परिदृश्य में ये चर्चा में रहता है, लेकिन अभी हाल में चर्चा में आ गया था क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक जो है एक्स पे एक अपना शेयर किया था एक न्यूज़, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1974 में इस द्वीप को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो है श्रीलंका को सौंप दिया था। और ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण मुद्दा, खासतौर से मछुआरों को लेकर। ठीक है, हम उस मुद्दे को छोड़ दें, फिर इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे एकाएक द्वीप का आना। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि मालदीव हमारे लिए कितना चर्चा का हो गया है, छोटा सा देश है। हमारे लिए अंडमान कितना चर्चा में हो गया है, या अगलेका जो है, अभी मॉरिशस के साथ अगलेका द्वीप की बात आई थी, चाहे पपुआ न्यू गिनी की बात आई थी, अंडमान निकोबार तो है ही है। ये सारे द्वीप एकाएक जो है पिछले 8-10 सालों में कह सकती हो कि हमारे लिए, या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी आम लोग हैं, जो भी है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये शब्दावली लगातार चर्चा में हो रही है। क्यों? ये बताता है कि भारत के लिए इनका महत्व है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज है जो भारत के राजनयिक शब्दावली में जुड़ गई हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र। ठीक है, बहुत इसका नाम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस क्षेत्र है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। यूरेशिया क्षेत्र, यूरोप, नया यूरोप तो बहुत पुराना है, लेकिन भारत के राजनयिक शब्दावली में अब नए चीजें जो है बार बार ये अभी हाल फिलहाल में यानी पिछले 10 सालों में तो बार बार ये चीजें सामने आ रही है, यूरोपीय क्षेत्र। और साथ ही में यूरोपीय क्षेत्र का
बढ़ा हुआ जो है रूप है उसमें फिर आप यूरोप और एशिया में पूरा क्षेत्र है। और साथ ही साथ जो है देखा जाए तो जो क्षेत्र ज़्यादा चर्चा में आना चाहिए, जो कि हमारे जिसके हम हिस्सा हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्र, वह या सार्क, वह पिछड़ता जा रहा है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के दो नए क्षेत्र फिर से स्ट्रेटेजिक हो गए हैं भारत के हितों को लेकर जो है, एक है जोमिया और एक है खुरासन। ठीक है, इन पे हम चर्चा करेंगे। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत के जियो स्ट्रेटेजिक या भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ऐसे भू रणनीतिक क्या है? ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो राजनीतिक और अन्य राजनयिक कारणों के कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भू रणनीतिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये अवधारणा स्थिर नहीं होती है। ये भू रणनीतिक मतलब ये जो भूगोल होता है, लेकिन इसके क्षेत्र जड़ नहीं होता है, इसमें बदलाव होता रहता है, इसमें वृद्धि होती रहती है, इसमें कमी होती रहती है। जैसे इंडो पैसिफिक देखा जाए तो ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये भू रणनीतिक दो महासागरों के मिलन और उसके आसपास के जो शक्तियों का केंद्रीकरण है उसको लेकर ये है। ठीक है, तो परिचय में देख लेते हैं। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में स्थित बहुत छोटा सा द्वीप है जिसकी लंबाई 1600 मीटर है और जो सबसे ज्यादा चौड़ा उसका हिस्सा है वो 300 मीटर है। बिल्कुल निर्जन द्वीप है। एक वहाँ पे 18वीं सदी की जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी की एक चर्च है, उसको छोड़कर वहाँ पे कोई भी अधिवास नहीं है। वो है कच्चातीवू और वो चर्चा में हो गया है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि जो है 1974 में इसे उस समय की सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, ऐसे में द्वीप चर्चा में पुनः आ जाता है। वो बताता है कि कितना स्ट्रेटेजिक महत्व है। हालांकि चुनाव के समय तो चलो है ही है, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व है। और अभी कुछ दिन पहले मालदीव चर्चा में था, इसी तरह से जो है लक्षद्वीप चर्चा में था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं चर्चा में है। लेकिन जो मेन हम यहाँ जानना चाहेंगे वो यह है कि इसी के साथ साथ ये जो लेख लिखा गया है प्रोफेसर सी राजमोहन द्वारा, उन्होंने बताया है कि भारतीय राजनय में, कूटनीतिक में, डिप्लोमेसी में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें द्वीप महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, उसमें नए नए क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। उन सभी को एक एक करके हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि द्वीप कैसे कैसे महत्वपूर्ण है। तो मालदीव अभी देख ही रहे हैं, मोइजू वाला मामला जो है, प्रशांत महासागर द्वीप समूह के संसाधन संपन्न पपुआ न्यू गिनी का मामला हो, भारत की नई भागीदारी जो उसने किया है, मॉरिशस का अगलेका द्वीप समूह जहां पे भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से एक एयर स्ट्रिप और जेट्टी बनाया है। ठीक है, यानी बुनियादी ढांचे का संयुक्त विकास हो, पूर्वी हिंद महासागर के द्वीपों में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग हो, अंडमान और लक्षद्वीप को विकसित करने पर वर्तमान सरकार का ध्यान हो। ये सब बताता है कि द्वीप या आइलैंड भारत की नई भू राजनीति, नई जियोपॉलिटिक्स के अभिन्न क्या है, अभिन्न छोर हैं, अभिन्न नोड हैं जिन पे भारत बल दे रहा है। देखिए ये जो द्वीप है ना, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे ब्लू इकोनॉमी का प्रसार हो रहा है और ब्लू इकोनॉमी के कारण खासतौर से जो हिंद महासागर है उसका महत्व बढ़ता जा रहा। पहले भी था और एक बहुत फेमस विचारक रहे हैं जो है समुद्री शक्ति के एटी महान, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हिंद महासागर की होगी। तो 21वीं सदी चल ही रही है और हिंद महासागर के महत्व को दुनिया देख ही रहा है। ठीक है, भले ही अमेरिका उसको इंडो पैसिफिक कर रहा हो, लेकिन उसमें पहले है इंडो, बाद में है पैसिफिक। ठीक है, और इसलिए जो ये हिंद महासागर में जो ये द्वीप है ना, ये द्वीप वो किले के रूप में है जो आर्थिक दृष्टि से भी, यानी वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाता है, स्ट्रेटेजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में भारत के लिए भी ये छोटे छोटे द्वीप महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रतिस्पर्धी है चीन, वो भी इन द्वीपीय देशों पर अपना प्रभाव बनाता जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो और कुछ महत्व के हैं, जैसे भारतीय राजनीतिक विमर्श में जो और कुछ क्षेत्र नए नए उभरे हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम क्या कह रहे हैं ये राजमोहन जी कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भारत की राजनीतिक कल्पना और हम उनका वर्णन कैसे करते हैं, इसको लेकर पिछले दशक में काफी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ये पिछले 10 सालों में ही 10, 12, 15 सालों में ही ये ज्यादा जो है मतलब इस पे बल जो है चर्चा में पहले रहा, लेकिन इस पे बल पिछले 10 सालों में ही दिया गया है और उसमें भी 2018 के बाद से। तो देखिए जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र ये है, इंडियन ओशियन है और यहाँ पैसिफिक ओशियन है। ये इधर भारत प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पे और इधर जो है अमेरिका, जापान
और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया तो खैर हिंद महासागर, उसमें दोनों में है। और इन इन पूरे क्षेत्र का जो देखा जाए, ये पूरा क्षेत्र, उधर अमेरिका भी आ जाता है, ये दोनों क्षेत्र देख लिया जाए तो वर्तमान समय में पूरे दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप में सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्षेत्र है तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। मध्य पूर्व जो पहले था, जब वो ऊर्जा संसाधन के लिए था, लेकिन आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप में सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे उधर अमेरिका है सबसे ताकतवर, नंबर 2 पे चीन है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए इसके बाद जो है जापान है, फिर एक छोड़ दिया तो 5वें, यानी टॉप 5 के टॉप 4 देश इसी क्षेत्र में क्या है, स्थित हैं। सैन्य दृष्टि से भी देखा जाए तो यानी टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5 के अंदर के देश इसी से स्थित हैं। ऐसे में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और ये क्षेत्र के बारे में इसे भारत में देखा जाए कि ये पहले भारत के राजनीतिक दृष्टि से ये कब आया, तो भारत के 2007 में भारत के संसद को उस समय के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अब तो खैर दिवंगत हो गए हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो उनके द्वारा जो है पहली बार भारत के संसद में ये कहा गया था कि भारत हमें, यानी वो कह रहे थे कि हमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के 2 जो विशाल जल राशियां हैं उनके आपस के संबंधों के बारे में, उनके मिश्रण के बारे में सोचना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन जब वो बात कही गई थी तो उस समय जो दिल्ली का पॉलिटिकल सर्कल था या जो दिल्ली का डिप्लोमेटिक सर्कल था, उसने उसको लेकर जो है बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आशंका थी और बहुत उसको कह सकते एक तरह से निग्लेक्ट किया और आशंका के दृष्टि से देखा। क्यों आशंका के दृष्टि से देखा? क्योंकि ये माना गया कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र बताया जा रहा है, यह अमेरिका द्वारा चीन को घेरने की जो नीति है, जो इनसर्कल या ट्रैप करने की जो नीति है, उसमें भारत को फंसाया जा रहा है और इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। इसको लेकर जब 2017 में शिंजो आबे जी ने यह बात कही थी तो उस समय इसको हाथों हाथ नहीं लिया गया था या उसको निग्लेक्ट कर दिया गया था, उसको तिरस्कृत कर दिया गया था। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं सिंगापुर के वार्षिक, वहां पे एक सम्मेलन होता है सांगीरा ला डायलॉग, जैसे यहाँ पे रायसीना डायलॉग होता है वैसे पे सांगीरा ला डायलॉग होता है, उसमें जाते हैं और वहां पे वो पहली बार जो है, भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार जो है अपने भाषण में इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उसके महत्व को उजागर करते हैं। ये परिवर्तन कैसे आया? 2007 में जहां उसको लेकर सशंकित थे हम और हम ये मान थे कि चीन के साथ हमको अमेरिका उलझाने के लिए ला रहा है, उसके बाद वहां तक कैसे पहुंचे? कुछ घटनाएं हुई। चीन को लेकर संभवतः हम गलत थे, क्योंकि 2013 में, 2014 में, 2017 में चीन के साथ सैन्य झड़प हो गई थी और 17 वाली तो ज्यादा हो गई थी। इसके बाद और साथ ही साथ हमारा अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में भारत ने भी इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र को स्वीकारा। उसके बाद आता है इसी क्षेत्र में और ज्यादा गंभीरता जो कह सकते हो एंकर के रूप में था, वो था क्वाड। कौन कौन से देश उसमें? अमेरिका का नेतृत्व है, लेकिन उसमें है अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये 4 देशों का जो क्वाड है वो मेन एंकर है क्या? इंडो पैसिफिक क्षेत्र का। ठीक है, और ऐसे में ये चीजें बढ़ती गई। इसी तरह के इंपॉर्टेंस, इसी तरह के नहीं, लेकिन हाँ भारत के राजनय में उतना महत्व नहीं है, लेकिन इतना ही। उसके बाद दुनिया में जो दूसरा नंबर पे देखा जा रहा है वो है यूरेशिया क्षेत्र। इसको यानी भारतीय भू रणनीति में यूरेशिया से यूरोप तक का सफर। तो पहले यूरेशिया को समझते हैं और फिर समझते हैं यूरोप तक। यूरेशिया एक, जैसे इंडो पैसिफिक एक महासागरीय जुड़ाव था, यूरेशिया जो है उसी का जो है जुड़वा भाई, महाद्वीपीय जुड़वा भाई है। इसमें यूरोप और एशिया को एक करके एक स्ट्रेटेजिक जो है बनाने की बात की जा रही थी। और आप इसको समझ सकते हैं कि आप इसको इंडो पैसिफिक के काउंटर के रूप में कह सकते हैं, अमेरिका के काउंटर रूप में, क्योंकि अमेरिका इससे बाहर था। और ये इसको लाने वाला कौन है? रूस एकमात्र शक्ति, रूस ही है, क्योंकि रूस एकमात्र शक्ति है जो यूरोप और एशिया दोनों में, उसका दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों महाद्वीपों में वो स्थित है और उसके द्वारा प्रयासरत है। उसमें चीन का भी सहयोग है और जो संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको इसके प्रेरक के रूप में भूमिका अदा करती है। शुरुआत में भारत ने भी इसमें रुचि करी, क्योंकि भारत का रूस के साथ पहले से संबंध था। भारत का जो है
चीन से भी कोई इतना टकराव नहीं था, क्योंकि जब उस समय की जो सरकार थी उसको लगता था कि चीन के साथ, या चीन ने अपना वो चेहरा नहीं दिखाया था। दूसरे, जो अमेरिका के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध नहीं था, तो भारत उससे जुड़ना चाहता था। भारत भी बहुध्रुवी व्यवस्था चाहता था, जिसके कारण वो एससीओ में जुड़ना चाहता था, और 2017 में ही भारत एससीओ से जुड़ता है। लेकिन इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती हैं। क्या घटनाएं तेजी से बदलती हैं? घटना ये बदलती हैं कि भारत और चीन दोनों के बीच के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीमा विवाद एक बहुत बड़ा जो है 17 में हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर आगे ऐसे चलता है। ये सीमा विवाद कहीं ना कहीं एक टकराहट का कारण बनता जा रहा है। दूसरा, रूस और पश्चिम के देशों का साथ भी टकराहट बढ़ता जा रहा है, और इन सारी चीजों के कारण जो है कहीं ना कहीं जो ये आप कह सकते हो कि यूरेशिया की अवधारणा है, वह उतना जो है जो रूस वाली केंद्रित है उससे अलग भी भारत ने सोचना शुरू किया, और वो यूरेशिया में तो है लेकिन उसे और आगे बढ़ाकर यूरोप को केंद्रित करना शुरू कर दिया गया भारतीय राजनय में। तो ये जो यूरोप है ना, ये भारतीय भू रणनीति का नया क्षेत्र है। देखिए, यूरोप का तो हमारे यहाँ लगभग, यूरोपीय एक शक्ति का तो हमारे यहाँ लगभग 200 सालों तक शासन रहा है, लेकिन फिर भी आजाद होने के बाद भारत के कूटनीतिक परिदृश्य में यूरोप कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है वहीं से थे, और हमारी जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी और ये सारी चीजें थी, वो हमें यूरोप तक जो है बहुत ज्यादा हमारा ध्यान कूटनीतिक में नहीं था। संबंध था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन पिछले दशकों में यूरोप भी भारत के जो कूटनीतिक लोकेशन है या क्षेत्र है, या कह सकते हो भू रणनीतिक है या जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में हमारा ध्यान बढ़ने लगा। इसको दो बिंदुओं से देखा जा सकता है। पहला, हमारा जो है पिछले साल जो है, पिछले एक दशक में उच्च स्तरीय यात्राएं एक संकेत देती हैं कि दोनों तरफ से, भारत का यूरोप में, यूरोप का भारत में अनेक उच्च स्तरीय यात्राएं हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 वर्षों में 27 बार यूरोप गए हैं और 37 यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की आगमनी की है, जो ये बताता है कि दोनों, भारत और यूरोप, एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि वो एक दूसरे के राष्ट्रीय स्ट्रेटेजिक हितों को क्या कर सकते हैं, साध सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा जो और कारण है उसमें है आर्थिक व्यापार के दृष्टि से भी यूरोप हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उसके साथ देखा जाए तो भले अभी मुक्त व्यापार समझौते में कई सारी कमियां हैं यूरोपीय संघ के साथ, अभी अस्पष्ट है, लेकिन भारत और यूरोप के बीच वाणिज्य, निवेश, प्रौद्योगिकी और लोगों का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। यूरोप भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन है? यूरोप है। यह हमें बता रहा है कि यूरोप के साथ हमारे संबंध धीरे धीरे क्या है, प्रगाढ़ हो रहे हैं। साथ ही भारत ने आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो पिछले ही महीने जो है 4 यूरोपीय देशों के लिए, वो छोटे ही हैं लेकिन ये जो है यूरोपीय फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट किया है, EFTA, जिसमें आइलैंड, लिंकनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, इनके साथ FTA किया है। और ये FTA भारत उन देशों को जहां भारत का व्यापार देगा, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में वहां से $100 अरब का जो है निवेश भारत में आएगा, इसलिए वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही यूरोप की एक शक्ति है, यानी यूरोप एक दिखता है लेकिन वो भी बिखरा हुआ है, अलग अलग, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अपना स्कैंडिनेवियाई देश है, तो वो पूरा बिखरा हुआ भी है, छोटा सा भी है लेकिन वहां पे भी बिखरा हुआ देश है। उसमें भारत जो है, जो पॉकेट्स हैं उनके साथ भी, जिसमें फ्रांस महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हालांकि 55 जो है 97 या 2002-3 के बाद से ही ये शुरू हुआ है, लेकिन अब भारत और फ्रांस के संबंध इतने मधुर होते जा रहे हैं, इतने प्रगाढ़ होते जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है हमारे जो है गणतंत्र दिवस पे आने से मना किया, तो तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आने से तैयार हो गए। तो कई सारे पहलू हैं जो ये बता रहे हैं कि यूरोप हमारे लिए रणनीतिक महत्व का होता जा रहा है। साथ ही में आपको याद होगा जब भारत G20 का सम्मेलन कर रहा था तो उसी दौरान एक IMEC शुरू किया गया, इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके तहत जो है भारत मध्य पूर्व के द्वारा जो है भूमध्य सागर होते हुए, पूर्वी यूरोप से होते हुए पूरे यूरोप से जुड़ने की बात कर रहा है। और अब्राहम समझौता हुआ है, गाजा युद्ध और अखाड़ी का युद्ध हो चला, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत की गहरी साझेदारी है। और आज लाल सागर के क्षेत्र के बाहर 20 भारतीय नौसैनिक जहाज जो हैं उपस्थित हैं। वो ये सब चीजें बता रहा है कि भारत यूरेशिया के रूप में यूरोप
और मध्य पूर्व और साथ ही में अफ्रीका, ये पूरे होलिस्टिक, ये एक एक करके होलिस्टिक भारत के ध्यान के क्षेत्र में है। जियो स्ट्रेटेजिक ध्यान का क्षेत्र जो हम यहाँ बता रहे हैं, जिसपे भारत की कूटनीतिक दृष्टि है, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए ये सब तो है, लेकिन हमारा कहते हैं कि जो पास पड़ोस है, एक हमारा जो जो खो गया है, यानी जो पहले हमने ध्यान देना शुरू किया लेकिन खो गया, वो है दक्षिण एशिया क्षेत्र। देखिए, सार्क को लेकर हमने शुरुआत किया, हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। उसी को कारण हमें आसियान की तरफ जाना पड़ा है, हमें बिम्स्टेक की तरफ जाना पड़ा है, और पाकिस्तान जो है चीन की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सार्क एक तरह से देखा जाए तो वो फेल ही हो गया है, और उसकी वजह से भारत को किन्हीं अन्य क्षेत्रों में जाना शुरू होना पड़ा है। अब प्रश्न ये है कि जो ये जियोस्ट्रेटेजिक क्षेत्र होते हैं, ये कोई निश्चित या जड़ भौगोलिक इकाई नहीं होते हैं कि बस जो है वो है, जैसे भूगोल जो है वो है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है लेकिन वो जो रहता है वैसे ही रहता है। जियो स्ट्रेटेजी में भले जियो है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी है, ये कई सारे पहलू पर, आर्थिक पहलू पर निर्भर करते हैं, राजनीतिक पहलू पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई वीरान क्षेत्र है, हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है, उसके आसपास पेट्रोलियम निकल जाए, उसके आसपास कोई चीज आ जाए, या कोई हमारा शत्रु आके बैठ जाए, अभी चीन की उपस्थिति नहीं रहती, चीन हमारे चीन का मित्रता संबंध हो जाए, तो मालदीव को हम देखने भी न जाए, मालदीव की हमें जरूरत क्या है। तो वही कह रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजी जो क्षेत्र है वह बदलती हुई अवधारणा है, वो फैलती रहती है, बढ़ती हो जाती रही है, बदलती रहती है, अपनी रूप भी बदलती रहती है। और यह जो है कह सकते हो कि क्षेत्रों को बनाने और बिगाड़ने में जो भूमिका निभाती है वो राजनीति निभाती है, अर्थशास्त्र निभाता है, और विचारधारा की ये तीन बड़ी भूमिका होती है। और ये क्षेत्र होते हैं रिसाइलेंस होते हैं, वे परिस्थिति के आधार पर फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, जिसमें से आप बहुत सारे क्षेत्र पहले थे, सबसे नवीन क्षेत्र जो अभी चर्चा किए थे वो इंडो पैसिफिक है। इसी तरह से अगर यही विचारधारा, जैसे इसी क्षेत्र को देखें तो अभी दक्षिण एशिया एक छूटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन दक्षिण एशिया के ही यानी भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, उसके जुड़े हुए दो ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी एक देश पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन वह अब भारत के लिए आगे आने वाले भविष्य में जो है एक महत्व के क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि वो चिंता के भी क्षेत्र हैं। जैसे उसमें से दो क्षेत्र हैं, जोमिया और खुरासन। एक है भारत के पूरब की तरफ और एक है भारत के पश्चिम की तरफ, ठीक है। जोमिया जो क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो ये ऐसा क्षेत्र, अगर इसको एकेडमिक भाषा में कहे तो वो पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और चीन का जो दक्षिण जो है पश्चिमी का चीन का जो हिस्सा है, उसमें जो हाईलैंड है या उच्च भूमि है, उस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। उस क्षेत्र की भौगोलिक तो ऐसी स्थिति है ही है, वहां पे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादातर जो म्यांमार में वो क्षेत्र वहां की सेना के कब्जे में नहीं है, वहां पे बहुत सारे जो है ट्राइब्स या जनजातियां रहती हैं जो ज्यादातर अल्पसंख्यक हैं, और वो क्षेत्र एक कह सकते हो कि एक शासन को दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई एकीकृत क्षेत्र नहीं है, जो है ढुलमुल टाइप का क्षेत्र है। यानी देखा जाए, ये देखिए कि यह क्षेत्र जो है केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण में परंपरागत रूप से कमजोर रहा है, और यह अल्पसंख्यक आबादी है जिसमें से कुछ औपचारिक राज्य सीमाओं से पार फैले हुए हैं। यानी कि जैसे म्यांमार का वो क्षेत्र है, वहां पे से कोई है तो वो भारत में भी है, वो चीन में भी है, तो इस वजह से वो क्षेत्र, वहां की कोई भी घटना भारत के डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक राजनय के लिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, उस क्षेत्र की अवस्थिति। इसी तरह से एक क्षेत्र है खुरासन। खुरासन को फारसी में कहा जाता है उगते सूरज की भूमि, ठीक है, खुरासन। लेकिन खुरासन का जो क्षेत्र है, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का जो कुछ क्षेत्र है उससे हुए जुड़ा है, और वो क्षेत्र इस्लामिक स्टेट और उस तरह के जो धार्मिक कट्टरपंथी आतंकवादी क्षेत्रों से वो जुड़ा हुआ है। और वहां पे जिस तरह की घटनाएं चल रही है एक दूसरे के साथ, जो चीजें हैं, वह भी कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए इंपॉर्टेंस है, और आज नहीं तो कल वो इंपॉर्टेंट हो भी जाएगा। तो ये जो जोमिया और खुरासन क्षेत्र है, ये परंपरागत नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्ट के नहीं थे, लेकिन ये हमारे लिए अब इंटरेस्ट के धीरे धीरे होते जा रहे हैं, जिन पर अभी आगे आने वाले समय में ध्यान देना होगा। ये बातें हमारे जो द इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर सी राजमोहन ने अपने लेख के माध्यम से बताया है। तो देख रहे हैं, ये पूरे लेख में भारत के लिए भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में इन्होंने विस्तार से समझाया है, ठीक है। अगला जो हमारा समाचार है वह है कि देखिए, ताइवान की बिल्डिंग है जो गिरी है, कई सारे समाचारों में है
कि ताइवान में भीषण भूकंप आया है। 25 वर्षों में देखा जाए तो सबसे तीव्र भूकंप आया है, कल ही तड़के सुबह आया है। और वहां पे जो ये भूकंप आया है उसके साथ साथ रिंग ऑफ फायर जो है, यानी अग्निवलय जिसे कहते हैं, वो फिर से चर्चा में हो गया है। क्योंकि जो देखा जाए तो ताइवान उसी रिंग ऑफ फायर वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है या जियोलॉजिकल क्षेत्र है उसी में वो पड़ता है, जो कि अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या मतलब है, भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ताइवान में भूकंप अक्सर क्यों आते हैं, और रिंग ऑफ फायर क्या है। तो चलिए परिचय देखते हैं। तो परिचय में यह है कि ताइवान में बुधवार की सुबह कम से कम 25 वर्षों में सबसे बड़े भूकंप की चपेट में आने से 9 लोगों की जान गई है और 1000 से अधिक क्या हो गए हैं, घायल हो गई है। जो ताइवान की भूकंप निगरानी एजेंसी है उसने बताया कि 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप है, जबकि अमेरिकी संस्था ने इसको 7.4 बताया है। यानी देखा जाए तो ये काफी तगड़ा भूकंप था। अब ऐसे में ये सब तो चीज ठीक है, समझते हैं कि ताइवान में भूकंप क्यों आते हैं। उसके पहले भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, भूकंप उत्पन्न होने का जो मेन कारण है वो बताया जाता है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। टेक्टोनिक क्या होता है, जिसको हिंदी में विवर्तनिक बोलते हैं। विवर्तनिक आप लोग पढ़ते होंगे। जो विवर्तनिक प्लेट, विवर्तनिक जो घटना होती है उसके कारण दुनिया में जो है भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं देखी जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट या प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें, ब्रीफ में बता दें, तो जो पृथ्वी का जो भूपट्टी है उसका 100 किलोमीटर का हिस्सा जो है 7 बड़े और कई सारे छोटे छोटे प्लेट में जो है बटा हुआ है, और वो एक पिघले हुए मैग्मा के ऊपर वो तैर रहा है, अलग अलग दिशाओं में तैर रहा है। और इस दिशाओं में तैरने के कारण जो है, जब दो प्लेटें आपस में रगड़ती हैं या आपस में टकराती हैं या आपस में दूर जाती हैं, ये सब कारणों से, खासतौर से जब रगड़ती हैं और टकराती हैं, तो इनके कारण भूकंप और भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो भूकंप के आने के पीछे मेन भूमिका क्या है, टेक्टोनिक शिफ्ट या टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी की घटना होती है भूकंप और ज्वालामुखी के कारण। और ये जहां पे ज्यादा तेज होंगी, जहां पे प्लेट आपस में टकरा रही होंगी, प्लेट आपस में रगड़ रही होंगी, वहां पे ये चीजें भूकंप के क्षेत्र दिखाई देंगे। और अब देखते हैं कि ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है। तो क्योंकि ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है, जहां दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं। और रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने, टकराने या एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाने के कारण इसमें इतने सारे भूकंप आते हैं, और इस वजह से यहां भी भूकंप आता है। ताइवान में जो भूकंप आने की मेन वजह है उसमें देखें तो 2 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। अगर और थोड़ा माइक्रो पे जाइए, ताइवान में भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि पहले भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण आते हैं। ताइवान में क्यों आते हैं, क्योंकि ताइवान प्लेट टेक्टोनिक जो क्षेत्र के लिए जो महत्वपूर्ण है, रिंग ऑफ फायर उस पर स्थित है, उसमें स्थित है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक और जाइए तो यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, फिलीपीन सागर की और यूरेशियन प्लेट, ये परस्पर क्रिया करके यहाँ पे भूकंप लाता है। और रिपोर्ट में देखा गया है कि ताइवान द्वीप और इसके आसपास के जल में 1980 से लेकर के बाद से 4 या उससे अधिक तीव्रता वाले 2000 भूकंप आ चुके हैं, और 5.5 से अधिक तीव्रता वाले 100 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए हैं। यानी देखा जाए तो लगभग 43 सालों में 2000 से ज्यादा 4 वाले और 5.5 से ज्यादा 100 भूकंप जो है किया गया है। और ये जो अभी हाल के कल का भूकंप है, ये 25 वर्षों में सबसे तगड़ा भूकंप वहां पे है। अब ये सब चीज देख ही रहे हैं तो रिंग ऑफ फायर के बारे में भी थोड़ा सा जान ले। तो देखिए, रिंग ऑफ फायर अगर आप लोग तो थोड़ा जानते ही होंगे, ये प्रशांत के साथ फैला हुआ जो है, ये पूरा यहाँ से लेकर एक आप कह सकते हो अर्धचंद्राकार या घोड़े के खुर का आधे के आकार का जो है ये क्षेत्र है। यहाँ पे कई सारी प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, और ये पूरा जो है पैसिफिक को घेरे हुए है। पूरा पैसिफिक सागर जो है उसके साथ साथ ये चलता है, इसलिए इसको जो है रिंग कहते हैं। एक रिंग की तरह चलता है, यहाँ से यहाँ देखो एक रिंग की तरह चलता है, इसलिए रिंग ऑफ फायर। फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादातर
दुनिया के जो 90% भूकंप और ज्वालामुखी उसी क्षेत्र में आते हैं, 70% ज्वालामुखी और भूकंप, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और यह पूरा क्षेत्र देखिए, तो रिंग ऑफ फायर मूल रूप से सैकड़ों ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के साथ चलती है। देखिए ये प्रशांत महासागर है, ऐसे ऐसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और इसी तरह से देख रहे हैं साथ साथ ये रेड वाला जो है ये पूरा क्षेत्र जो है रिंग ऑफ फायर है। यानी ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्रशांत महासागर चल रहा है वैसे वैसे रिंग ऑफ फायर भी, वो वैसे वैसे ये जो ज्वालामुखी और भूकंप वाला क्षेत्र है वो भी चल रहा है। और ये चूंकि ज्वालामुखियों वाला क्षेत्र है, भूकंपों वाला क्षेत्र है, इसलिए आग की अग्निवलय इसे बोला जाता है। ये आकार में अर्धवृत्ताकार या घोड़े की नाल जैसा है और लगभग 40,250 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू, फिलीपींस सहित 15 और देशों से होकर ये गुजरती है। क्या है ये? रिंग ऑफ फायर। तो जिसके कारण ताइवान जो है रिंग ऑफ फायर पे स्थित है। यहाँ देख लीजिए ताइवान यहीं पे है, ये जापान है और यहीं के नीचे जो है ताइवान है। तो रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण जापान में, ताइवान में, उत्तर कोरिया में और भी फिलीपींस में खूब भूकंप आते हैं और इसलिए अक्सर इन क्षेत्रों में आप भूकंप देखते होंगे। ठीक है, अगला जो समाचार हमको देखना है कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है। IIMA, ये माने अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद का अध्ययन। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ उसने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो का भी लक्ष्य रखा है। इन दो लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी विकसित देश बनना है तो आपको ज्यादा अर्थव्यवस्था को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा तेजी से ग्रोथ करना पड़ेगा। और जब कोई चीज ज्यादा तेजी से दौड़ता है तो उसको भूख भी ज्यादा लगती है, उसको ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए। तो भारत अगर तेजी से विकसित होना होगा तो उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब समस्या है कि ज्यादा ऊर्जा करोगे तो ज्यादा उत्सर्जन भी करेगा, लेकिन हमने एक लक्ष्य और भी रख दिया है कि 2070 तक हमें नेट जीरो भी करना है। तो ये दोनों चीजें क्लैश कर रही थी, टकरा रही थी। इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसको अध्ययन करने के लिए भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCIL ने संयुक्त रूप से IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसरों की अध्यक्षता में और टीम की अध्यक्षता में एक अध्ययन करने के लिए कहा था कि आप अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करिए कि कैसे इन दोनों लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और वो रिपोर्ट कल ही जो है सौंपी गई है, कल ही वो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, अध्ययन रिपोर्ट। और उसमें जो बताया गया है कि अगर विकसित देश बनना है तो परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ अन्य पहलुओं को भी बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके बारे में कौन सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की या इस तरह के अध्ययन की आवश्यकताएं क्यों पड़ गई और ये अध्ययन रिपोर्ट किन प्रश्नों का जवाब ढूंढती है, यानी वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ये हल करना चाहती है और उन मुद्दों को हल करने के लिए इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया है या क्या निर्णय दिया है। तो चलिए देखते हैं, परिचय के रूप में देखते हैं। तो परिचय ये है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के शिक्षाविदों ने एक अध्ययन रिपोर्ट का नाम है भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करना, सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ये स्रोत है, ये हमारा जो है लक्ष्य है। और इसके लिए क्या है कि भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करना। और इसमें कहा गया है कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने और 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की राह पर चलने के लिए परमाणु ऊर्जा में निवेश और संबंधित बुनियादी ढांचे के विस्तार को महत्वपूर्ण रूप से प्राथमिकता देना पड़ेगा। ये बात ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, अब प्रश्न है कि देख लीजिए थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में भी, और कि इसको जो बताए थे कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा पोषित है। और ये अभी अगर वर्तमान में देखें तो परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण, इसमें विद्युत और जो हम पेट्रोलियम आदि जो यूज करते हैं, जितने भी तरह की ऊर्जा यूज करते हैं, उस मिश्रण का केवल 1.6% परमाणु ऊर्जा है। और कुल विद्युत उत्पादन का देखें तो लगभग 3% जो है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। टोटल विद्युत का 3% और ओवरऑल जो ऊर्जा को भारत की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ हम गैस के रूप में उपयोग करते हैं, कुछ हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इन सबको मिलाए तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा से जो खासतौर से यानी जो विद्युत है वो 1.6% आता है। अब अगला प्रश्न ये कि इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, क्योंकि भारत को क्या चाहिए, शुद्ध शून्य चाहिए 2070 तक,
और 2047 तक भारत को विकसित देश भी बनाना है। ऐसे में विकसित देश बनाने की जो हमारी लक्ष्य है उसको पूरा करना है, लेकिन ऐसे तरीके से पूरा करना है कि हम अपने 2070 वाले शुद्ध जीरो के भी लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। यानी हम विकास तो करें लेकिन हम पर्यावरण को लिए अपनी जो जिम्मेदारी है उससे विमुख न हो। तो इसीलिए इनमें जो है आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, शुद्ध शून्य ऊर्जा टोकरी की दिशा में आवश्यक ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा ट्रांजिशन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता इसमें महसूस की गई है। और इसमें महसूस ये की गई है कि उपभोक्ता स्तर पर बिजली की लागत को कैसे कम किया जाए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ बिजली के सभी स्रोतों के लिए एक इष्टतम मिश्रण कैसे तैयार किया जाए आदि तरीकों के अध्ययन के लिए इसमें कहा गया है। और इस अध्ययन में यह रिपोर्ट जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढती है उसमें यह है कि मानव विकास के उच्च मूल्य को प्राप्त करने के लिए भारत को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। पहले तो इसको ढूंढा जाए कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी भारत को 2047 तक जो विकसित देश बनना पड़ेगा। इसे प्राप्त करने के क्या क्या रास्ते हैं, किस तरीके से इसे प्राप्त किया जा सकता है। 2070 तक जो हमारा घोषित लक्ष्य है क्या, नेट जीरो, इस ऊर्जा मिश्रण का अनुमान क्या है, यानी जो रास्ते हैं उसमें यह ध्यान रखना है कि हमारा 2070 तक नेट जीरो है। रास्ता एक ये हो सकता है कि कोयला से और कोयला के प्लांट लगा दो, लेकिन हमें 2070 तक नेट जीरो करना है तो हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं ये भी ढूंढना है। और क्या है, अंतिम उपयोगकर्ता के लिए बिजली की लागत क्या हो, यानी कि वो भी कम से कम रहे। ये नहीं कि पता चला कि ऐसी प्रौद्योगिकी ला दो जो नेट जीरो भी ला दे, ऊर्जा भी दे दे, लेकिन इतनी महंगी हो कि आम लोग उसको वहन न कर सके, क्योंकि अभी हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत कम है और भारत एक एस्पायरिंग और विकासशील देश है। ऐसे में भारत को जो बेहतर ऊर्जा चाहिए, सस्ती ऊर्जा चाहिए, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा चाहिए। इसको लेकर जो है एक और है कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन कितना होगा, 2070 में शुद्ध शून्य की ओर ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक निवेश क्या होगा, और 2070 में शुद्ध शून्यता प्राप्त करने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन में अन्य चुनौतियां और अवसर क्या क्या हैं, यानी जो और विकल्प है, इन सारे प्रश्नों को इसमें हल किया गया है। और इस रिपोर्ट को अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल अपनाया गया है और ये 2030 से 2050 तक जो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं उनके आधार पर ये अनुमान लगाएगा और फिर इसको 2070 तक ले जाएगा। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देखिए, कोई एक सिल्वर बुलेट या जादू की छड़ी नहीं है जिससे कोई एक कि भाई चलो ये परमाणु ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें बड़ा अच्छा बात कहा गया है कि नेट शून्य हासिल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा टोकरी में असंख्य प्रौद्योगिकियों का सह अस्तित्व, यानी कई सारे जो विकल्प हैं उन सबको साथ में लेना पड़ेगा। और कोयला भी अगले 2 दशकों तक, यानी लगभग 20-30-40 तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो लोड फैक्टर है, बेस लोड फैक्टर है, या जो इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या है उसको दूर करने के लिए कोयला बना रहेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि COP28 के सम्मेलन में सब कुछ करने के बावजूद भी भारत बिल्कुल तैयार नहीं हुआ कोयले पर किसी भी तरह की शर्तों को स्वीकार करने के लिए, भले ही वो स्वेच्छा से ही क्यों न हो। साथ ही में 2070 तक पर्याप्त परमाणु ऊर्जा और नवीकरण स्रोत मिला के इस नेट शून्य को प्राप्त किया जा सकता है। 2070 तक शुद्ध शून्य प्रणालियों को प्राप्त करने के लिए बिजली क्षेत्र को उससे पहले अच्छी तरह से डिकार्बनाइज करने की आवश्यकता है, यानी जो अभी चल रहा है उससे और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। 2020 से 70 के दौरान वित्तीय आवश्यकता, यानी कितना पैसा खर्च होगा, तो वह होगा 150 से 200 लाख करोड़। यानी देखा जाए तो ये प्रतिवर्ष, यानी पिछले 10 साल इसमें जो है 50 सालों में 40 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष होगा। और इस पैसे को लेकर जो है प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें IIM अध्ययन में ये बातें आई है कि भारत को 2 लक्ष्य हैं, 2047 तक विकसित देश बनना है और 2070 तक नेट जीरो बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें ये सारे सुझाव दिए गए थे। ठीक है, चलिए आज हमारे न्यूज तो पूरे कंप्लीट हो गए। अब जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। पहला है, राजनयिक विमर्श में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विचार पहली बार 2007 में भारतीय संसद में एक भाषण के दौरान आया था जब शिंजो आबे ने किया था। दूसरा है,
उस समय भारत के राजनीतिक विमर्श ने इस विचार को हाथों हाथ ले लिया था। ठीक है, ये दो कथन है, इन दोनों के आधार पर 4 विकल्प हैं, केवल है, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में क्या सही है या है। इसमें से देखा जाए तो रिंग ऑफ फायर मूल रूप से सैकड़ों ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है। यह प्रशांत महासागर के साथ चलता है। यह आकार में अर्धवृत्ताकार रूप में लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अंतिम वाला विकल्प है उपयुक्त सभी। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़े होंगे तो इसको आप आंसर दे देंगे। ठीक है, तीसरा है चर्चा में रहे जोमिया क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अकादमिक दृष्टि से ऐसा क्षेत्र है जहां पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की ऊंची भूमि मिलती है। दूसरा है ऐसा क्षेत्र जहां केंद्रीकृत राज नियंत्रण परंपरागत रूप से कमजोर रहा है और यह अल्पसंख्यक आबादी से भरा है। और इसके आधार पे जो दो विकल्प हैं, इसके आधार पे दो स्टेटमेंट हैं, इसके आधार पे पहला विकल्प केवल एक, दूसरा केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप पढ़े हों, अगर न्यूज को ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। चौथा है हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के शिक्षाविदों ने एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की जो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2070 तक, पहला स्टेटमेंट है 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक जादू की छड़ी के समान है। ठीक है, दूसरा है 2070 तक परमाणु ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा उत्पादन के बिना नेट शून्य संभव नहीं है। इन दो स्टेटमेंट के आधार पर ये 4 जो है विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अंतिम जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ताइवान में 25 वर्षों में सबसे तीव्र भूकंप आया है। ताइवान अक्सर भूकंपों का सामना करता रहता है। ताइवान में अक्सर भूकंप आने का क्या कारण रहे हैं, यानी क्या कारण रहा है। एक भी कारण हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए, ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है। ताइवान में 2 टेक्टोनिक प्लेट, फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट की परस्पर क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। विकल्प ए और बी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 5 आपके प्रश्न उन्हीं जो आपने चीजें पढ़ाया था उसी पे स्थित है। इसके आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद जो पीडीएफ रहेगा तब जाके आंसर देखिएगा ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। ठीक है, चलिए बाकी आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रश्न रहा करे तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।